Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Israel committing genocide in Gaza. Important from our syllabus GS paper 2 international agencies point of view. सबसे पहले यूएनएचआरसी के बारे में समझते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज़ अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी। जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएनएचआरसी रिजोल्यूशंस पास करता है इन ऑर्डर टू सिक्योर ह्यूमन राइट्स, बट दीज रिजोल्यूशंस आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ये रिजोल्यूशंस एक तरीके से रिकमेंडेशंस होते हैं टू अदर यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़, मेनली फॉर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। सीधा सीधा यूएनएचआरसी के रिजोल्यूशंस किसी भी देश के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। यूएनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2006। उसके पहले एक कमीशन हुआ करता था, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल बनाई गई। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर 47 मेंबर्स होते हैं। ये 47 मेंबर्स कैसे चुन करके आते हैं वो भी समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसमें यूनाइटेड नेशंस के जो 193 मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स होते हैं और ये 193 मेंबर जो हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो फिर चुन करके भेजते हैं 47 रिप्रेजेंटेटिव्स को टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो जितने भी देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उन देशों में से किसी भी वक्त 47 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। किसी भी देश को रिप्रेजेंटेशन जब दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में, तो वो 3 साल के लिए होता है, 3 ईयर्स मेंबरशिप। एंड मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन वाइज। ऐसा नहीं कि सारे यूरोप के देशों को एक बार में दे दिया गया या एशियन कंट्रीज़ को दे दिया गया। ऐसे मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जोग्राफी से कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिले। ये जो 47 कंट्रीज़ हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए। इससे क्या है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन जोग्राफिकली इंश्योर हो पाए वर्ल्ड वाइड। तो दैट इज़ हाउ द 47 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स आर देयर। और 3 साल का टर्म होता है और कोई भी देश को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिल सकते हैं। यानी कि आपको 3 साल के लिए चुना गया, फिर से आपको 3 साल के लिए चुना जा सकता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चुन करके भेजती है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद तीसरा लगातार टर्म आपको नहीं मिलेगा। आपको उसके बाद ब्रेक लेना होगा एंड देन ओनली फिर से आप आ सकते हैं। इसे भारत की बात कर लें समझने के लिए, तो भारत को मेंबरशिप मिली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर 2019 से 2021 तक। 2021 के 31 दिसंबर को हमारी मेंबरशिप ख़त्म हुई। फिर भारत रीएलेक्ट हुआ और भारत को मेंबरशिप मिली यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 2022 से लेकर के 2024 तक। दिस वाज 6th टर्म फॉर इंडिया। लेकिन 2024 के बाद से 2025 में वापस से भारत रीएलेक्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स पूरे हो गए। तो अब 2025 से लेकर के 27 तक भारत को ब्रेक लेना होगा। फिर 2028 से लेकर के 30 तक इंडिया रीएलेक्ट हो सकता है। So that is what I mean by this statement कि members are elected for a period of 3 years with a maximum of 2 consecutive terms. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो भी सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, they happen in the UN office. They happen at UN office in Geneva, स्विट्जरलैंड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या फंक्शन प्ले करता है, तो ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेजोल्यूशंस पास करता है। अगर और डिटेल में देखें तो ये 2 तरीके से काम करता है। पहला, किसी भी एक पर्टिकुलर देश में अगर कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्री के अंदर, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, उस पर रिपोर्ट बनाता है, फिर रेजोल्यूशन पास करता है। या इन जनरल भी लार्जर थीम्स के ऊपर ये स्टडी करता है और रिपोर्ट बनाता है और रिकमेंड करता है यूनाइटेड नेशंस को। फॉर एग्जांपल, LGBT कम्युनिटी के राइट्स के लिए वो रिपोर्ट बनाएगा, रेजोल्यूशन पास करेगा। या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड वो रिपोर्ट बनाएगा और रेजोल्यूशन पास करेगा। तो
या तो कहीं स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हों तो उस केस में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्ले अ रोल, या तो फिर एक ब्रॉडर ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं उससे रिलेटेड भी फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रिपोर्ट बनाता है एंड इट प्लेज इट्स रोल। तो इस तरीके से यूएनएचआरसी फंक्शंस। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं यूएनएचआरसी से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक प्रोब पैनल यानी कि एक कमिटी बनाई थी जांच करने के लिए रिगार्डिंग इजराइल्स एक्शन इन गाजा रीजन। आपको पता है, एक बार थोड़ा सा की इवेंट्स देख लेते हैं जो पिछले 2 साल में हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को यानी कि लगभग 2 साल पहले हमास, जो एक तरीके का आप कह सकते हैं मिलिटेंट ग्रुप है, दुनिया के कई सारे देशों ने हमास को एक मिलिटेंट ग्रुप माना है, अ मिलिटेंट ग्रुप दैट ऑपरेट्स फ्रॉम गाजा रीजन ऑफ पैलेस्टीन। हमास ने यहाँ से, इस रीजन से मैसिव ऑफेंसिव यानी कि मैसिव अटैक किया इजराइल के ऊपर। बहुत सारे मिसाइल्स दागे गए, ड्रोन्स अटैक किए गए, और उसके अलावा हमास के जो कैडर्स थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे, वो इजराइल के अंदर इंटर करके उन्होंने कई सारे इजरायली सिटीजन्स को कैप्टिव भी बना लिया। तो हमास ने एक मैसिव अटैक किया लगभग 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद से इजराइल लगातार रिटेलिएट कर रहा है और 2 साल से लगभग आप कह सकते हैं कि इजराइल ने लार्ज स्केल पे बॉम्बिंग की है इस एरिया में विद द मेन इंटेंशन ऑफ एलिमिनेटिंग हमास। बट हमास के मिलिटेंट्स तो मारे गए या नहीं मारे गए, दैट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। बट एक बात तो तय है कि हजारों हजारों की संख्या में जो इनोसेंट सिविलियंस थे, गाजा रीजन में रहने वाले पैलेस्टीनियंस, वो मारे जा रहे हैं। किलिंग्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन। तो कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा है पिछले 2 साल से जो लगातार इजराइल ऑफेंसिव कर रहा है इन गाजा रीजन उसका। और इसी डायरेक्शन में फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक प्रोब पैनल बनाया, प्रोब कमेटी बनाई कि आप जांच कीजिए रिगार्डिंग इजराइल्स एक्शन इन गाजा। और उसी प्रोब कमेटी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कहा कि इजराइल इज कमिटिंग जीनोसाइड इन गाजा। इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, they are not doing selective targeting in Gaza region in order to eliminate Hamas. They are going for indiscriminate attack, चाहे सिविलियन मरे चाहे कुछ भी मरे। So this has been compared with a genocide. Genocide मतलब क्या होता है? Mass scale of killing of people from a particular background या community, इसको कहा जाता है genocide। तो यूएनएचआरसी का ये जो रिपोर्ट है ये कहता है कि इजराइल का एक्शन देख करके लगता है कि ये हमास को सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे पैलेस्टीनियंस को ख़त्म करने के लिए एक तरीके से ये जीनोसाइड किया जा रहा है। दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय यूएनएचआरसी प्रोब पैनल। अब होगा क्या? यूएनएचआरसी का ये रिपोर्ट पहुंचेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, फिर वहाँ पे कोई प्रपोजल देगा कोई एक मेंबर कंट्री 15 में से कि इजराइल को रोका जाए, फिर उस प्रपोजल को यूएस वीटो आउट कर देगा और कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा अगेंस्ट इजराइल। यही होता आ रहा है अभी तक। सो दिस इज बिकमिंग ए क्लासिकल एग्जाम्पल कि हाउ यूनाइटेड नेशंस, स्पेशली इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, हैज़ बीन पॉलिटिसाइज्ड, it has been misused, especially the P5 countries are using it as their private club and they are using their veto power to further their selfish vested interest. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेरी लो अपटेक फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। एकदम बैकग्राउंड से समझते हैं अलग अलग तरह के पेंशन स्कीम के बारे में। देखिए, भारत सरकार के लिए नौकरी करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत की जिसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम। इट वाज इनैक्टेड और इट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2004। और ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसने रिप्लेस किया तब तक चल रही जो पेंशन स्कीम थी जिसको हम लोग कॉमनली कह देते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, बट ऑफिशियली इट इज़ नोन एज पे एज यू गो स्कीम।
ओल्ड पेंशन स्कीम ऑल्सो नोन एज पे एज यू गो स्कीम क्या था पहले वो समझेंगे, एंड देन वी विल सी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से लाया गया वो पुराने वाले की तुलना में अलग कैसे है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम या पे एज यू गो स्कीम के हिसाब से क्या था कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो लास्ट विड्रॉन सैलरी थी उसकी 50% अमाउंट जो है उसको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा वंस दैट एम्प्लॉय रिटायर्स। फॉर एग्जांपल, आप जब रिटायर हो रहे थे उस वक्त आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, तो आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको पर मंथ पेंशन दिया जाएगा 50,000 रुपये विथ एनुअल हाइक ऑफ 3% ऑन एन एवरेज पर ईयर इन ऑर्डर टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। तो ये था ओल्ड पेंशन स्कीम, पे एज यू गो स्कीम। 50% ऑफ द लास्ट विड्रॉन सैलरी वाज गिवन एज पेंशन। फिर इसके जगह पे लाया गया 1 जनवरी 2004 के बाद से जो ज्वाइन कर रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम। अब नेशनल पेंशन स्कीम में क्या था? इट स्टार्टेड एज ए सेड ऑन 2004। इसके अंतर्गत अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी का 10%, अपने सैलरी का जो बेसिक पे होता है, सैलरी के भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, तो उसमें से जो बेसिक पे होता है उसका 10% उनको कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे अब अभी आप नौकरी कर रहे हैं, आपको अपनी सैलरी का, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको 10% अपनी सैलरी के बेसिक पे का अपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना होगा, और सरकार आपके बेसिक पे का 14% आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेगी। हर महीने ये पैसा जमा होता रहेगा इन योर पेंशन फंड। ये पेंशन फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलग अलग एजेंसीज हैं, और फिर जब आप रिटायर होंगे तब तक एक लमसम अमाउंट हो चुका होगा, एक ठीक ठाक सा अमाउंट हो चुका होगा। जैसे आपकी मान लीजिए बेसिक पे है 50,000 रुपये, तो हर महीने 50,000 का 10%, 5,000 रुपये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन योर पेंशन फंड, और 14% यानी कि 7,000 रुपये भारत सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है इन योर पेंशन फंड। तो हर महीने 12,000 रुपये जमा हो रहे हैं आपके पेंशन फंड में। ये पेंशन फंड जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसको मार्केट में इन्वेस्ट भी किया जाएगा ताकि वो और बढ़े। जब आप रिटायर हो रहे होंगे तब तक ये अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट हो चुका होगा। इस कॉर्पस अमाउंट का 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं इन लमसम फॉर्मेट, यानी कि जब तक आप रिटायर हो रहे हैं तब तक मान लीजिए कि वो अमाउंट बढ़ करके हो चुका है 2 करोड़ रुपए, तो उसका 60% यानी कि 1,20,00,000 रुपए आप लमसम तौर पे निकाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और बाकी का जो 40% है यानी कि 80 लाख रुपए वो आपको दिए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ पेंशन। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो दैट वाज नेशनल पेंशन स्कीम दैट वाज ब्रॉट फॉर एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 1 जनवरी और 2004 और आफ्टर। पुराने वालों के लिए अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम कंटिन्यू किया गया, बट नए वालों के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद से ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए लाया गया नेशनल पेंशन स्कीम। अच्छा, 2009 के बाद से आफ्टर 2009 ऑनवर्ड्स दिस नेशनल पेंशन स्कीम वाज ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग प्राइवेट सिटीजन्स। बट प्राइवेट सिटीजन्स के केस में अंतर क्या होगा कि आप बस कंट्रीब्यूट करेंगे अपने पेंशन फंड में, आपके फंड में भारत सरकार कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। ठीक है, वो जो 10% या 15% जो आपको अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करना है आप कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट कंट्रीब्यूट फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अच्छा, तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर दिया टुवार्ड्स एनपीएस। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती है, तो पहले वो भी ओपीएस फॉलो करते थे, यानी कि लास्ट विड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे 2009 के बाद से स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो शिफ्टेड टू एनपीएस। अब एक बार अगर ध्यान से देखें, इसी बात को अगर समझने की कोशिश करें, तो भारत सरकार आपके बेसिक पे का कितना देगी? 14%। आपको, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको कितना देना है? 10% ऑफ योर बेसिक पे। दैट मनी विल कीप ऑन गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर पेंशन फंड अकाउंट, and this pension fund account will be managed by several pension fund managers, for example SBI pension fund, LIC pension fund। वो आप ही चूज कर सकते हैं कि आपका पेंशन फंड कौन मैनेज करे। तो अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, आप चूज कर सकते हैं कि कौन मैनेज करे इसको। ठीक है,
अच्छा, ओवरऑल ये सब देख रेख में होगा अंडर PFRDA विच इज रेगुलेटर ऑफ पेंशन फंड्स। तो पेंशन फंड्स को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है PFRDA, उसी के देख रेख में सब चीज़ें होंगी। अब आपका जो पैसा है, कॉर्पस मनी है, ये इन्वेस्ट होगा शेयर मार्केट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, जीसेक में, एज पर योर पेंशन फंड मैनेजर्स। आप सजेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपने इस SBI पेंशन फंड को चुना एज योर पेंशन फंड मैनेजर, फिर उसके अंदर भी अलग अलग प्लान्स होगा, उस हिसाब से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करवा सकते हैं। जब आप रिटायर होंगे तो ये पैसा आपको वापस मिलेगा। कैसे मिलेगा? अ पार्ट ऑफ इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट, 60% लमसम अमाउंट में और 40% आपको मंथली पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। तो मुद्दा ये है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है जो 2004 के बाद से लाया गया है, उसमें दो मेन इशू है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लगता है कि मैटर ऑफ कंसर्न। एक तो आपको खुद पैसा देना पड़ रहा है फॉर पेंशन, जो बाद में आपको वापस मिलेगा। दूसरा, आपको कितना पेंशन मिलेगा एग्जैक्टली वो गारंटेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। तो मार्केट में ये जो कॉर्पस अमाउंट है, दिस कॉर्पस अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में बी हाइयर, इट में बी लोअर ऑल्सो। जैसे मैंने कहा, ये 2 करोड़ भी जा सकता है, वो 1 करोड़ भी हो सकता है। सो देर इज एन अनसर्टेनिटी बिकॉज देर इज लिंकेज विद द मार्केट। सो दैट वॉज द मेजर ग्रीवेंस अगेंस्ट NPS। अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चलते रहे कि नहीं, हमें NPS नहीं, हमें OPS ही चाहिए। दो ही मेन डिमांड है, दो ही मेन कंसर्न आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी 2009 के बाद से NPS अडॉप्ट कर लिया फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। पहला कि एम्प्लॉयज़ को खुद पैसा देना पड़ता है पेंशन फंड में, उन्हीं का पैसा उनको वापस मिल रहा है। ठीक है, सरकारें भी कंट्रीब्यूट करती हैं, बट मेनली एम्प्लॉय को देना पड़ता है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट विल मेक दिस 14% कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, और तो पहला कंसर्न क्या है कि आप ही का पैसा है वो आपको मिल रहा है, और दूसरा कंसर्न है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से लिंक्ड है, तो यू कैन गेट मोर मनी और यू कैन गेट लेस मनी ऑल्सो। देर इज नो गारंटी व्हाट अमाउंट ऑफ पे आउट यू आर गोइंग टू गेट। भारत सरकार के लिए लेकिन फ़ायदा था। भारत सरकार की जो एक्सेसिव, या स्टेट गवर्नमेंट्स के केस में भी जो एक्सेसिव उनके ऊपर बर्डन आ रहा था, फिस्कल बर्डन आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस पेंशन फंड, वो कम हो रहा था बिकॉज ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इस मामले में अच्छा था कि इट वॉज एबल टू रिड्यूस फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन एम्प्लॉयज़ को ये बात पसंद नहीं आई, जबकि एक नज़रिए से देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो सकता है अगर वो सही पेंशन मैनेजर को चुने और सही से अपने पैसे को इन्वेस्ट कराएं, तो एम्प्लॉयज़ कैन गेट मोर आज कंपेरिजन टू व्हाट दे वुड गेट अर्लियर इन ओल्ड पेंशन स्कीम। बट इतना कौन दिमाग लगाना चाहता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करवाओ, बेटर रिटर्न लाओ। लोग सोचते हैं कि गारंटेड अमाउंट मिले, टेंशन फ्री रहें। आदमी सरकारी नौकरी इसीलिए चाहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहे, हम टेंशन ना उठाना पड़े हमें जीवन में। तो यही कारण है कि नेशनल पेंशन स्कीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलते रहे। फिर भारत सरकार ने पिछले साल अगस्त 2024 में अनाउंस किया एक नया पेंशन स्कीम जिसका नाम था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, UPS। तो 2004 से पहले था OPS, 2004 के बाद से लाया गया NPS को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, तो भारत सरकार लेकर के आई UPS में सरकार ने क्या कहा कि देखिए, आप अपनी सैलरी का 10% ही कंट्रीब्यूट कीजिए, हम 18.5 कंट्रीब्यूट करेंगे, 18.5% कंट्रीब्यूट करेंगे इन योर पेंशन फंड, और हम इंश्योर कराएंगे कि आपको जो आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसका मिनिमम 50% पेंशन के तौर पे मिले ही मिले। अगर मार्केट में कुछ उतार होता है, मार्केट डिक्लाइन करता है और आपको 50% अमाउंट नहीं मिल पाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 18.5% टू मोर। हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, बट वी विल गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू गेट 50% ऑफ योर लास्ट विड्रॉन सैलरी एज योर पेंशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ हेल्प ऑफ UPS ट्राइड टू कंबाइन प्रोविजंस ऑफ NPS एज वेल एज OPS। NPS क्या कहता है कि भाई आप भी कंट्रीब्यूट करो, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या कहता था कि यू विल गेट मिनिमम 50%। दोनों के फीचर्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की। तो UPS के पॉइंट्स अगर देखे जाए
की पॉइंट्स। तो एश्योर्ड पेंशन की बात की गई है कि 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आपके रिटायरमेंट से 12 महीने पहले तक की आपकी जो भी सैलरी थी उसका 50% आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा ही। अच्छा, यूपीएस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम लाइक एनपीएस, जिसमें एम्प्लॉयज़ को 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना है लेकिन सरकार को 18.5% कॉन्ट्रीब्यूट करना है। एंड एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन 10% से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू fulfill this guarantee that 50% of your basic pay or 50% has to be given as your salary। तो ये कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपको assured pension of 50% of the last year's average basic pay for minimum 25 year सर्विस, ये कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत सरकार अपने कमिटमेंट से अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवार्ड्स योर पेंशन फंड इंक्रीज कर सकती है फ्रॉम 18.5। तो गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 14% टू 18.5 व्हाइल एम्प्लॉइज हैव बीन केप्ट 10% ओनली, एंड इफ नीडेड गवर्नमेंट कैन इंक्रीज दिस फ्रॉम 18.5 टू फर्दर in order to guarantee that you get 50% as your pension। अब ये यूपीएस अनाउंस हुआ था पिछले साल अगस्त में, इसको 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नाउ मैंडेटरीली शिफ्टेड टू यूपीएस फ्रॉम एनपीएस, ऐसा नहीं है। सबको मैंडेटरीली यहाँ से एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट नहीं किया गया है। Employees have been given an option that they can either continue with NPS or they can switch to UPS। और ये पहले 1 अप्रैल से यूपीएस का ऑप्शन ओपन किया गया 1 अप्रैल 2025 से, और 30 जून था लास्ट डेट टू स्विच फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। लेकिन फिर उस लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया टिल 30 सितंबर, जो इस महीने की आखिरी तारीख को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास के एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है कि दे कैन स्विच फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस स्कीम। बट आप देखिए, लगभग 23.94 लाख एम्प्लॉयज़, ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो एनपीएस सब्सक्राइब किए हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात चल रही है। 23.94 लाख एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो एनपीएस में हैं एंड दे हैव नाउ ऑप्शन टू स्विच टू यूपीएस, उसमें से सिर्फ 40,000 ने ही अभी तक स्विच किया है, जबकि आखिरी महीना आ चुका है। इनफैक्ट एक बार तो लास्ट डेट एक्सटेंड की गई, जो अब आखिरी महीना है उसकी भी लास्ट डेट आ ही रही है। आज हम 17 सितंबर को हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट है, और 24 लाख लोगों में से सिर्फ 40,000 लोगों ने स्विच किया है फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। क्यों? वाई द अपटेक इज सो लो? एक तो है लैक ऑफ क्लैरिटी या लैक ऑफ अवेयरनेस कि क्या अंतर है एनपीएस में यूपीएस में, लोगों को उतना पता नहीं है। लेकिन उससे बड़ा दूसरा कारण है कि लोग नहीं चाहते हैं, ये सब कंट्रीब्यूटरी प्रोविज़न उनको नहीं समझ में आता कि हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, फिर आपको पैसा मिलेगा, मिनिमम 50% गारंटी। बोले नहीं, हमको ओपीएस चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। वी वांट ओल्ड पेंशन स्कीम। तुम दो अपने तरफ से पैसा, हमको कुछ ना देना पड़े। दैट इज़ द मेन डिमांड। सो मैनी एम्प्लॉयज स्टिल डिमांड रिटर्न टू ओपीएस। ठीक है, यूपीएस और ओपीएस में कोई कंपैरिजन नहीं, ऐसा इनका कहना है। ये कह रहे हैं कि यूपीएस में भी अभी भी हमको पैसा तो देना पड़ ही रहा है पेंशन फंड में, हम नहीं देंगे। द पेंशन शुड बी पेड कंप्लीटली बाय द गवर्नमेंट, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, ये डिमांड है। एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट स्विचिंग टू, दे आर नॉट स्विचिंग फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। यू सी, आउट ऑफ 24 लाख ओनली 40,000 हैव शिफ्टेड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टार मिसाइल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, स्टार वर्ड स्टैंड्स फॉर, इन दिस पर्टिकुलर केस स्टार मिसाइल के केस में द स्टार वर्ड इट स्टैंड्स फॉर सुपरसोनिक टारगेट। तो ये जो स्टार मिसाइल है ये किसी एनिमी पे अटैक करने के लिए नहीं है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रैक्टिस के लिए, जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल आए तो उसको एयर में डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले से तो प्रैक्टिस चाहिए ना हमें, तो प्रैक्टिस के लिए ये स्टार मिसाइल बनाया गया है,
जैसे रियल मैच में आप खेलने जाते हैं क्रिकेट, तो उसके पहले आप प्रैक्टिस तो करते हैं ना नेट्स में, तो नेट्स में प्रैक्टिस के लिए जो बॉल्स होते हैं, वैसा ही समझ लीजिए ये स्टार मिसाइल है, सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल, जिस विच हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। इट इज ए हाई स्पीड टारगेट मिसाइल। पर्पस क्या है? टू सिमुलेट रियलिस्टिक सुपरसोनिक अटैक। अगर सुपरसोनिक अटैक हमारे ऊपर आता है तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस कैसे उसके अगेंस्ट डिफेंड करें अपने आप को, वो प्रैक्टिस के लिए लाया गया है, बनाया गया है स्टार मिसाइल। स्टार मिसाइल की बात की जाए तो इसके अंदर लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन लगा है। रैमजेट इंजन क्या होता है वो मैं अगले पेज पे आपको समझा दूंगा। इसकी स्पीड जो है वो सुपरसोनिक रेंज में है, मैक 2.5। मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड विच इज रफली 1235 किलोमीटर पर आवर। इस स्टार मिसाइल की स्पीड है 2.5 मैक, मतलब इट इज 2.5 टाइम्स फास्टर एज कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है सुपरसोनिक। तो ये सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है, शॉर्ट में इसको कहा जा रहा है स्टार। इसकी स्पीड है 2.5 मैक, सिंस इट इज मच हाइयर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग नोन एज सुपरसोनिक। इसका फायदा ये होगा कि इट विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव टारगेट सिस्टम। टारगेट के लिए भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, टारगेट प्रैक्टिस के लिए भी हमें इंपोर्ट करने होते थे मिसाइल्स। अब वो डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ स्टार मिसाइल सिस्टम बाय डीआरडीओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार मिसाइल सिस्टम में रैमजेट इंजन लगा है, लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस रैमजेट इंजन ऑल्सो। यू सी, सबसे पहले आप समझते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड जेट। रॉकेट एंड जेट दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों थ्रस्ट देते हैं, धक्का देते हैं इन द एयर इन ऑर्डर टू कैरी सम पेलोड। रॉकेट मेनली क्या करता है? सैटेलाइट को ले जाकर के स्पेस में प्लेस करता है। जेट की मदद से क्या होता है कि जो हमारे फाइटर हमारे जो एयर इंडियन एयर फोर्स के या बाकी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके जो हमारे फाइटर कैडर्स हैं, उनको वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, तो रॉकेट और जेट दोनों का काम है थ्रस्ट देना इन द एयर इन ऑर्डर टू कैरी सम पेलोड। रॉकेट सैटेलाइट भेजता है, जेट जो है एयरफोर्स पायलट्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ताकि वो हवाई फायरिंग कर पाएँ। जेट के ऊपर फिर बहुत सारे बॉम्ब्स भी लगे रहते हैं जिनकी मदद से हम लोग एयर अटैक कर सकते हैं। दैट इज़ वन डिफरेंस, वन सिमिलैरिटी बिटवीन रॉकेट एंड जेट एंड एज वेल एज डिससिमिलैरिटी बिटवीन रॉकेट एंड जेट। अब एक और अंतर समझिए, रॉकेट हो या जेट हो, दोनों को चाहिए कि फ्यूल को बर्न करें ताकि एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब फ्यूल को बर्न करने के लिए फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। रॉकेट में क्या होता है कि फ्यूल टैंक के अलावा ऑक्सीजन टैंक भी रॉकेट के अंदर ही होता है, क्योंकि रॉकेट को तो एटमॉस्फेयर से बाहर भी जाना है, ऐसी जगह भी जाना है जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। सो दैट इज व्हाई रॉकेट कैरीज इट्स ओन ऑक्सीजन टैंक, जबकि जेट में ऐसा नहीं होता। जेट जनरली मैनूवर्स इन द एटमॉस्फेयर ओनली। सो जेट derives its oxygen in order to burn fuel from the atmosphere itself. It captures oxygen from the surrounding atmosphere in order to burn the fuel, combustion of the fuel. अब जेट इंजन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे बेसिक जेट इंजन हुआ, उसको कहा जाएगा रैमजेट इंजन। ये रैमजेट इंजन में क्या होता है कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी रोटरी कंप्रेसर। देखो ध्यान से समझो, एक नॉर्मल जेट जिसमें हम और आप ट्रैवल करते हैं, उसमें यहाँ पे एक रोटर जैसा लगा रहता है, रोटर ब्लेड जो घूमता रहता है और फास्ट फ्लोइंग एयर को सक करके उसमें से ऑक्सीजन को डिराइव करता है फॉर कंबसन पर्पस। अब जेट के तुलना में थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन ऑफ जेट होता है, इसको कहा जाता है रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन में क्या होता है कि यहाँ रोटर की जरूरत नहीं होती, दे डू नॉट इंक्लूड रोटर कंप्रेसर। रैमजेट इंजन्स की स्पीड ही इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास की हवाओं में से ऑक्सीजन को वो सक कर लेता है। दे डू नॉट नीड, रैमजेट इंजन्स का फ़ायदा ये है एज कंपेरिजन टू जेट। जेट में यू नीड रोटर्स इन ऑर्डर टू सक ऑक्सीजन। रैमजेट इंजन देयर स्पीड इज सो हाई दैट दे कैन take or derive oxygen from air itself.
So that is why they are known as air breathing jet engine. They derive oxygen from the air itself because of their high speed. They do not include any rotor compressor. It uses the engine's forward motion in order to compress the incoming air and grab oxygen. अच्छा, रैमजेट इंजन जब सुपरसोनिक स्पीड का हो तो इसी को कहा जाता है स्क्रैमजेट इंजन. तो ये क्या हुआ, स्टार मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड का है तो इसको क्या कहा जाएगा कि इसमें असल में यूज हो रहा है स्क्रैमजेट इंजन. मैंने यहाँ लिखा है रैमजेट, बट चूंकि इसका सुपरसोनिक स्पीड है तो इट शुड बी बेटर कॉल्ड एज स्क्रैमजेट इंजन, राइट. तो पहले हमने रॉकेट और जेट के बीच का अंतर देखा. रॉकेट का अपना ऑक्सीजन टैंक होता है, जेट ऑक्सीजन ब्रीथ करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. नॉर्मल जेट के अंदर रोटर लगा रहता है, रैमजेट इंजन के अंदर रोटर नहीं लगा रहता है. उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है कि वो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेगा. और रैमजेट इंजन की अगर स्पीड सुपरसोनिक लेवल पे हो तो उसको क्या कहा जाएगा, स्क्रैमजेट इंजन. और स्टार मिसाइल के अंदर क्या लगा हुआ है, स्क्रैमजेट इंजन. फ्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और ऑक्सीजन जो है ये डिराइव करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट किलर लैंडस्लाइड्स इन गुवाहाटी मेनली. तो हम पूरे आसाम या भारत के लेवल पे पहले लैंडस्लाइड्स के बारे में समझेंगे एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू. लैंडस्लाइड्स नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक्स अक्रॉस द स्लोप बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, उसको कहा जाता है लैंडस्लाइड. हिंदी में कहें भूस्खलन. लैंडस्लाइड इज मेनली कॉज्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैनमेड फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स, हेवी रेनफॉल हो जाए या अर्थक्वेक हो जाए तो क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं. अर्थक्वेक आया तो क्रैक्स पड़ गए और फिर बारिश के कारण उन क्रैक्स के अंदर वाटर डिपॉजिट हो जाता है और वो वाटर उस क्रैक्स को के ऊपर और प्रेशर क्रिएट करता है एंड दैट इज वाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस रॉक्स एंड सॉइल ब्रेक अवे फ्रॉम देयर बीनीथ सर्फेसेस एंड दे स्टार्ट मूविंग डाउन, जिसके कारण क्या आता है, लैंडस्लाइड. अच्छा, ये लैंडस्लाइड में नेचुरल फैक्टर्स को एक्सेंचुएट कर देता है, एक्सेलरेट कर देते हैं मैनमेड फैक्टर्स. मैनमेड फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, उस कारण से क्या होता है कि रॉक का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें क्रैक्स हम लोग डेवलप करा देते हैं. फिर रेनफॉल के बाद वो लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, तो इससे लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं. भारत में लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कहाँ कहाँ है, तो भाई जहाँ जहाँ पे भी माउंटेन्स होंगे, खासकर स्लोपी माउंटेन्स होंगे, वहाँ पे लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं. तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड हिमालयन रेंज में लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. लैंडस्लाइड के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए लैंडस्लाइड के लिए ग्रेडियंट चाहिए 40 डिग्री के आसपास का, यानी कि जो स्लोप होना चाहिए वो 40 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए. हाई इंटेंसिटी वाली रेनफॉल होनी चाहिए. रेनफॉल होने से क्या होता है कि वाटर जो है वो जब जमा होता है तो वो सॉइल या उसके टॉप मोस्ट लेयर पे बहुत ज़्यादा वेट क्रिएट करता है और उस कारण से लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ती है. एंड अगर टॉप मोस्ट जो स्लोप के अराउंड जो सॉइल है वो क्लेई सॉइल हो तो लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्लेई की सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है. ये आप बेसिक ज्योग्राफी क्लास में पढ़ते होंगे कि जितना छोटा ग्रेन होगा सॉइल का उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी. तो क्ले की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है. तो ये तीन कंडीशन जहाँ पे भी मिल जाएंगे वहाँ पे लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. ग्रेडियंट 40 डिग्री या उससे ज़्यादा, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल एंड क्लेई कंटेंट ऑन द रॉक स्लोप. अच्छा, लैंडस्लाइड उन एरियाज में ज़्यादा होता है जो बेसिकली विंडवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. जैसे आप देखिए ये हमारा वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट में ज़्यादातर जो रेन बियरिंग विंड्स होते हैं या मॉइस्चर बियरिंग विंड्स होते हैं वो यहाँ से आते हैं, अरेबियन सी से आते हैं, और वो जो विंड्स हैं दे स्टार्ट राइजिंग अगेंस्ट द स्लोप, जो मैंने यहाँ दिखाया है. जब स्लोप के अगेंस्ट ये विंड राइज करता है तो दे कॉज मोर रेनफॉल. इसी एरिया को क्या कहा जाता है, विंडवर्ड साइड. तो दूसरे साइड को कहा जाता है लीवर्ड साइड. लीवर्ड साइड में उतनी बारिश नहीं होती है, विंडवर्ड साइड में मेनली बारिश होती है. तो अगर आप
वेस्टर्न घाट की खासकर बात करें तो इस डायरेक्शन में, इस एरिया में लैंडस्लाइड की चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि यहीं पे रेनफॉल ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर आप हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो इस साइड में उतना लैंडस्लाइड नहीं होगा, तिब्बत साइड में उतना लैंडस्लाइड नहीं होगा जितना इंडियन साइड में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर बियरिंग रेन या मॉइस्चर बियरिंग विंड्स आती हैं, दे स्टार्ट राइजिंग, दे कॉज हेवी रेनफॉल। अब अगर ओवरऑल लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी इन इंडिया की बात की जाए तो 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी कि अबाउट 13% ऑफ द एरिया अक्रॉस इंडिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। वहीं अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाए तो द परसेंटेज गोज एज हाई एज 42%। पूरे भारत में ऑन एन एवरेज 13% लैंड इज प्रोन टू लैंडस्लाइड, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 42% लैंड इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। कारण सिंपल है, बारिश ज़्यादा होती है एंड स्लोपी एरिया ज़्यादा है बिकॉज ऑफ माउंटेनियस टोपोग्राफी। अर्थक्वेक भी ज़्यादा आता है बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। तो ये सब फैक्टर्स मिल जाने के कारण हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक भी ज़्यादा आता है, लैंडस्लाइड भी ज़्यादा आता है। अगर असम के अंदर बात की जाए तो 4 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अलोंग द स्लोप्स ऑफ हिमालयन रीजन, ये वाला एरिया, कार्बी अंगलोंग साइड में, दीमा हसाओ कछार रीजन में, और थोड़े बहुत कामरूप साइड में भी आते रहते हैं लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ हिली एरियाज। कामरूप में, गुवाहाटी में जो लैंडस्लाइड्स आते हैं उसमें मैन मेड फैक्टर से ज़्यादा रोल, नेचुरल फैक्टर से ज़्यादा रोल है मैन मेड फैक्टर्स का। हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लोप या माउंटेन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है, अगर हमारे से मेरा मतलब है एग्जैक्ट गुवाहाटी या कामरूप एरिया की बात की जाए तो, बट प्रॉब्लम ये है कि अनरेगुलेटेड अर्बन एक्सपेंशन, जो भी थोड़े बहुत माउंटेन्स हैं उनकी कटिंग हो रही है, अर्थ कटिंग ऑन द हील्स विदाउट साइंटिफिक प्लानिंग, एंड दैट कॉजेज लैंडस्लाइड्स, एंड लैंडस्लाइड्स आर बिकमिंग किलर लैंडस्लाइड्स, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। लैंडस्लाइड्स, अनदर लाइफ वाज लॉस्ट, किलर लैंडस्लाइड नियर गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के अंदर जो लैंडस्लाइड्स हैं दे आर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल, उसमें ये नेचुरल फैक्टर्स का रोल कम है, मैन मेड फैक्टर्स का रोल ज़्यादा है। और इसीलिए इस आर्टिकल में सजेस्ट किया गया है कि वी नीड टू डू साइंटिफिक इको फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एनवायरमेंटल नॉर्म्स सो दैट द फॉरेस्ट एंड हिल्स एंड वाटर बॉडीज अराउंड गुवाहाटी इज प्रोटेक्टेड। बाकी एरियाज में नेचुरल फैक्टर ऑल्सो हैव डोमिनेंट रोल टू प्ले, बट यहाँ पे लैंडस्लाइड्स तो मेनली आ रहे हैं बिकॉज ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड, unplanned, unscientific infrastructure development and urbanization. इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में विथ रिस्पेक्ट टू लैंडस्लाइड। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। किगाली अमेंडमेंट से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते थे। फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत है ही, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बात आ गई 2 and 3 में। तो किगाली अमेंडमेंट यू नो दैट इट वाज अडॉप्टेड इन 2016 नॉट इन 2021, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 1 and 3 ओनली। इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इट डज नॉट इंक्लूड द नदर्न बॉर्डर एरियाज। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का phase 2 does not include northern border area, so first statement is wrong. Pink tax, simple question. That's all from our side for today. Thanks for watching.